हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अभी का ही किया हुआ मेहनत आपको आगे रिजल्ट ला के देगा। चलिए, पिछले वीक में क्या हुआ था कि टेक्निकल ग्लिच होने के कारण आपका सॉल्यूशन अपलोड नहीं हो पाया था, इसके लिए सॉरी। आप सभी को पता है कि ये टेस्ट बुच्चे बॉय क्लब के द्वारा हर वीक में संडे के दिन करवाया जाता है और ये आपका टेस्ट नंबर है 45। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या और नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, आपको जिस टॉपिक पे आपको कमजोरी लग रही हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट करें कौन से टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? देखिए, शून्यकाल सबसे पहले जान लीजिए कि शून्यकाल कहाँ होता है। शून्यकाल संसद के सत्र में होता है और ये आपका दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। इसमें सभी मंत्रियों को समय दिया जाता है कि आप अपने सवालों को सामने के मंत्रियों के विपक्ष में रखें। ठीक है, तो विवेकाधिकार किसके प्रति होता है? पहला है ऑप्शन राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, देखिए तो इसका सही आंसर है स्पीकर। शून्यकाल का विवेकाधिकार स्पीकर पे निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, ग्रेशियम या पीगू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मार्शल। मार्शल ने कहा था खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एडम स्मिथ के बारे में आप जानते ही हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। तीसरा है ग्रेशम, ग्रेशम का नियम आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है, यहाँ आपका शकुंतला होना चाहिए। ठीक है, चलिए राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा के विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन में है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, अर्थशास्त्र या स्वप्न वासवदत्ता। इसका सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का विवरण मिलता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री वर्तमान में कौन है? देखिए इससे 2-3 क्वेश्चंस जान लीजिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसके मुख्यालय कहाँ है और इसका मेन मोटो क्या है, मेन लोगो क्या है। देखिए विश्व बैंक की स्थापना आपका 1944 में हुआ था। साथ ही इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो आप जान लीजिए इसका मेन मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री फॉर पॉवर्टी। आप सभी जान गए। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में और इसका मेन मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हो गया जी, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस में है कैमरून वाइट, जॉर्ज पार्क, निकोलस सरकोजी या कैमरून रेनहॉट। इसका सही आंसर है कैमरून रेनहॉट आपके विश्व बैंक के वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जापान में परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है तुसेकी, कोशिकी, यामितावा या रोकिता। इसका सही आंसर है कोशिकी। जापान में परिवार रजिस्टर को हम कोशिकी के नाम से जानते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आटाकामा, अरब, कालाहारी या पेंटागोनिया। देखिए इसका सही आंसर होगा पेंटागोनिया। ठीक है, अब पेंटागोनिया के बारे में जानते हैं। पेंटागोनियन का जो पठार है अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, और इसे हम खनिजों के भंडार के नाम से भी जानते हैं। अर्जेंटीना के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, क्या नाम है उनका? लियोनेल मेसी। किस चीज़ से संबंधित है जी? कमेंट्स बताइए। और इनमें जो भी हैं जान लीजिए उनको। आटाकामा मरुस्थल, देखिए आटाकामा मरुस्थल को विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका चिली और पेरू में है।
ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है जी? अटाकामा मरुस्थल। और एक और क्वेश्चन है इसमें, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है जी? अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री में है ये। अब देखिए इसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल का सबसे फेमस जनजाति कौन सा है? बुशमैन। बुशमैन यहाँ की बहुत ही फेमस जनजाति है। हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो बुशमैन जनजाति आपके पाया जाता है कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका यानी कोर्ट, कार्यपालिका यानी लोकसभा राज्यसभा, कार्यपालिका, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद इसको अलग करता है? तो इसे अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद 50, 40, 27 और 44। देखिए सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। नीचे है आपका अनुच्छेद 44, इसमें आपका समान सिविल संहिता, ठीक है। अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से। और बचा क्या? अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। 40 जान गए, ग्राम पंचायत के संगठन से। अनुच्छेद 37 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या है? समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि समता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 8, 10 या 7 अप्रैल को? देखिए समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बाबू जगजीवन राम के लिए मनाया जाता है। जगजीवन राम कौन थे? जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम मीरा कुमार है। यूपीए 1 के सरकार में सोमनाथ चटर्जी थे आपके लोकसभा अध्यक्ष, और यूपीए 2 के सरकार में मीरा कुमार आपकी लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। और ये बिहार से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेफड़े से स्वच्छ रक्त हृदय में लाने का काम कौन सा सिरा करता है? फुसफुस, हैप्टिक, डिप्लोइक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है फुसफुस जो है सिरा स्वच्छ रक्त को हृदय में लाने का काम करता है। हैप्टिक सिरा का संबंध किससे है? यकृत से है। अगर कोई पूछ देगा कि फुसफुस सिरा का काम क्या है, तो फुसफुस सिरा का काम शुद्ध रक्त को हृदय में लाने का है, जबकि यकृत संबंधित है आपका यकृत और लीवर से। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में लाया गया था? देखिए तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए भारत में पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए तो ऑप्शंस में है लाहौर, कोलकाता, बेलगांव या और लखनऊ। देखिए तो नीचे से शुरू करते हैं। लखनऊ हुआ था 1916 में, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय AC मजमूदार यानी अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 चीजें हुई थी। इसमें क्या हुआ था? गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, तीनों का मिलन हो गया था। तो ये बात जान लीजिए। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसके उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार, जिसे हम AC मजमूदार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग की एक साथ संगठन हो गया था। चलिए उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन आप सभी को पता है 1924, पहली बार महात्मा गांधी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता अधिवेशन। देखिए कोलकाता अधिवेशन आपका हुआ था 1911 में। सही डेट है 27 दिसंबर 1911, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे उस समय बिशन नारायण दास। अब देखिए इसी में क्या हुआ था, 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन मन गण किस अधिवेशन में गाया था? कोलकाता अधिवेशन में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता अधिवेशन के कौन उस समय अध्यक्ष थे? तो उस समय के अध्यक्ष थे बिशन नारायण दास,
ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक और ऑप्शन में बचा है आपका लाहौर अधिवेशन। देखिए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन का मुख्य काम क्या था? इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हुई थी। लक्ष्य, ठीक है, तो आप सभी जान गए। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929, कोलकाता 1911, बेलगांव 1924 और लखनऊ अधिवेशन 1916। सबका आप जान गए अध्यक्ष। इसमें नेहरू थे, 1911 में बिशन नारायण दास थे, 1924 में महात्मा गांधी थे, 1916 में आपके अंबिका चरण मजमूदार थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा? 11वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जो रंगपुर है भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर है वो आपका गुजरात में स्थित है। देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का जो रंगपुर है गुजरात में स्थित है। और गुजरात में एक और है, कौन है? लोथल। इससे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित था? मादर नदी के किनारे ये जो आपका रंगपुर था वो स्थित था। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात, बी। 12 क्वेश्चन है कि कलिबेली झील किस राज्य में स्थित है? जो कलिबेल झील है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, जम्मू, उत्तराखंड या तमिलनाडु? ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 142वां, 50वां, 48वां या 10वां? देखिए इसमें जो आया था उसमें पहले स्थान पे आपके, देखिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लीजिए। इसमें पहले नंबर पे नॉर्वे आया था, पहले पे नॉर्वे था, दूसरा पे फिनलैंड था और तीसरे पे डेनमार्क था। नॉर्वे जो पांचवी बार लगातार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पे था। पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क। तो भारत का इसमें स्थान था 142वां। 42वां इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956, 59, 65 या 1948? तो इसका सही आंसर है 1956। 1956 में खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है अनुव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, यहूदियों से, बौद्ध धर्म से या हिंदू से? देखिए अनुव्रत आपका संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, तो जैन धर्म से आपके जो सबसे महत्वपूर्ण इसके गुरु थे कौन से थे? तीर्थंकर महावीर स्वामी इसके प्रमुख संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में SC ST अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीट के आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 330, 31, 32 या 35? देखिए इनमें से तीनों का तीनों जो है 31, 31 और 32 तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 330 क्या कहता है? 330 कहता है कि लोकसभा में SC STओ के लिए सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। अब देखिए अनुच्छेद 331 में, देखिए अनुच्छेद 331 कहता है कि एंग्लो इंडियन जो आपके राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं वो आपके 2 एंग्लो इंडियन को संसद में मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 331 ये कहता है। और अनुच्छेद 332 क्या कहता है? अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, ठीक है,
आप ये जान लीजिए कि ये तीनों का तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में SC/ST के लिए, अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभा में जो SC/ST हैं यानी अनुसूचित जनजाति और जातियां हैं उनके लिए सीट आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या असर डालती हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में क्या होंगी, धूल भरी आंधियां चलेंगी। ठीक है, बिहार और यूपी में क्या होगा, बिहार और यूपी में लू चलेंगी। हम लोग के यहाँ क्या चलता है, लू चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या होगा, वेस्ट बंगाल में नॉर्वेस्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल की आंधियां या लू या नॉर्वेस्टर से तापमान पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, तो तापमान में क्या होगा, ये तापमान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चन आ गए आपका। जैसे ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियां चलती हैं आपकी पंजाब में और हरियाणा में, लू चलेंगी यूपी बिहार में, और नॉर्वेस्टर चलेंगी आपकी कहाँ, वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। अगर इन तीनों चीज़ होती है ग्रीष्म ऋतु में तो इससे तापमान पर असर क्या पड़ेगा, तापमान को बहुत ही ज़्यादा वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। इनसे 3 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जी कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो आंधियाँ होती हैं, धूल भरी आंधियाँ, वो तापमान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है धूल भरी आंधियाँ चलेंगी गर्मी में पंजाब और हरियाणा में, और लू चलेंगी बिहार और यूपी में, और नॉर्वेस्टर चलेंगी वेस्ट बंगाल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अक्षांश भारत को सीधे सीधे मध्य से होकर गुजरता है, कर्क, मकर, विषुवत या आर्कटिक रेखा। देखिए तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और ये 7 या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं, बहुत ही लोगों से सुना होगा मित्र पे गमछा झाड़, मित्र पे गमछा झाड़, तो वही है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में मित्र पे गमछा झाड़ में कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा मित्र हो गया, पर हो गया, पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा गुजरात, महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड। ये आप लूसेंट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो कर्क रेखा है वो भारत के सीधे सीधे मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है, टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल या वॉलीबॉल। देखिए तो नोवाक जोकोविच का संबंध आपका टेनिस से है, ये आपके सर्बिया के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच का संबंध टेनिस से है और ये आपके सर्बिया के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला चीनी यात्री किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। देखिए तो सबसे पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान। ठीक है, और फाहियान किसके बीच पहले आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो आया था। ठीक है, तो पहला चीनी यात्री का नाम था फाहियान, किसके समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन दूसरा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सा आया था, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था, हेनसांग और इत्सिंग। आप दोनों क्वेश्चन जान लीजिए। जो पहला आया था फाहियान वो आया था आपका राष्ट्रपति चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, और
आपका हर्षवर्धन के समय आया था कौन? हर्षवर्धन के समय आया था आपका हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर घाट। भोर घाट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या गुजरात। देखिए जो भोर घाट है आपका खंडाला, ठीक है, खंडाला में है, खंडाला में स्थित है। और खंडाला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। आती क्या खंडाला, सुना है ना गाना आपने? तो जो खंडाला है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान में हड्डियों की संख्या क्या होती है? यह बहुत बार आपका बिहार पुलिस में आ चुका है, कांस्टेबल में, बिहार दरोगा में आ चुका है, यहाँ तक कि मैंने एसएससी के बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है। तो आप सभी बताइए कि कान में हड्डियों की संख्या क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7, 8 या 9? इसका सही आंसर है 6। कान में हड्डियों की संख्या आपकी होती है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राष्ट्र ने जापान में प्रस्तावित ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा की है? देखिए अभी जो हाल फिलहाल में 2020 में होने वाला था वो आपका कोविड के चलते टल के 2021 में जुलाई से अगस्त में होने के लिए प्रस्तावित है। कहाँ? जापान में। तो अभी हाल में किस देश ने इस ओलंपिक खेल में न भाग लेने की घोषणा की? कौन कौन सा ऑप्शन है? चीन है, दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है, फिनलैंड। यहाँ उत्तर कोरिया ने साफ मना कर दिया कि मैं इस बार के ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लूंगा। ठीक है, इसके पहले कहाँ ओलंपिक हुआ था जी? इसके पहले ओलंपिक हुआ था आपका लंदन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? जो सीमोर्ग है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, उसे किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? ईरान, इराक, चीन या जापान? इसका सही आंसर है ईरान ने हाल ही में सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर का लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें से हॉर्नबिल क्या है? भालू है, पक्षी है, हिरन है, कौन है? कोई नहीं है। देखिए हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है, और ये हॉर्नबिल जो त्योहार है आपका मनाया जाता है नागालैंड में खासकर और अरुणाचल में। ठीक है, तो पूछेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें हॉर्नबिल क्या है? तो हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? एनसीपी, राष्ट्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, जिसके प्रमुख कौन है जी? शरद पवार। महाराष्ट्र में जो है तृणमूल कांग्रेस, इसको बाद में देखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वाले भाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आपके कन्हैया कुमार के पार्टी। बचा कौन जी आपके ऑप्शन बचा तृणमूल कांग्रेस। तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संबंध है आपका तृणमूल कांग्रेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार क्या है? तो समुद्र में प्रादेशिक सीमा का विस्तार क्या है? 10, 12, 15 या 20? तो समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है आपका 12 समुद्र मील। और आपको पता है कि 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। समझ गए? इसी को नॉटिकल मील को ही हम समुद्री मील कहेंगे। और 1 नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन है कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन कौन से हैं? तो इनके लेखक कौन है? ऑप्शन में है चेतन आनंद, रस्किन बॉन्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड या शिवशंकर मेनन। देखिए इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। इसके दो पुस्तक हैं बहुत ही फेमस। एक पहला पुस्तक आता है ब्लू अम्ब्रेला, और दूसरा पुस्तक है द हिडन पूल। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड के ये 2 पुस्तक भी हैं बहुत ही फेमस, ब्लू अम्ब्रेला, द
हिडन पूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, कर्नाटक का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो जो कर्नाटक का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? ऑप्शन में है अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज मराठा, मराठा डच या मराठा और मुगलों के बीच में। देखिए इसका सही आंसर है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आपका कर्नाटक का युद्ध हुआ था। देखिए ये कब हुआ था? 1746 से 1748 में, 1746 में स्टार्ट हुआ और आपका 1748 में जाके खत्म हुआ था। ठीक है, उस समय आपके जो कर्नाटक के नवाब थे वो अनवरुद्दीन थे, अनवरुद्दीन उस समय। ठीक है, देखिए इस युद्ध को हम एक्सला-शापेल संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उस समय जो फ्रांसीसी था वो डुप्ले के अधीन था। ठीक है, आप जान लीजिए कि कर्नाटक का युद्ध हुआ था आपका 1746 से 48 के बीच में। दूसरा हो गया ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तीसरा हो गया कि उस समय वहाँ के नवाब थे अनवरुद्दीन थे। चौथा हो गया इस संधि का नाम एक्सला-शापेल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या होता है? देखिए तो इसका आधार होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। देखिए मानव जो विकास सूचकांक है 1990 में पाकिस्तान के एक थे महबूब अल हक, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था मानव विकास सूचकांक का। तो अगर आप पूछता है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसका आधार होता है। चलिए आपका 30 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवा दिया है और आपको लगता है कि इस बीच में कहीं भी कोई भी गलती हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, जिससे मैं आने वाली वीडियोस में उसे सुधार कर पाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, ओके, चलिए गुड लक, बाय बाय।